अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आप लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश हम कहाँ से पढ़ें, नर्सिंग एप्टीट्यूड हम कहाँ से पढ़ें। तो जहाँ से मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, मतलब जिन सर ने मुझे इंग्लिश पढ़ाया था, तो मैं उनसे बात करती हूँ, अगर वो फ्री होंगे तो आपको इंग्लिश के लेक्चर्स वो प्रोवाइड कर देंगे। Hello everyone, welcome back to my channel. This side Pooja and I'm a third year student of Government College of Nursing Almora. So basically the video, ये जो वीडियो है इस चीज़ पे कि कल मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियोस पे होंगी कि जो भी आप लोग मुझे कमेंट करोगे एटलीस्ट मुझे 20 कमेंट्स चाहिए जिससे मैं वीडियो बना सकूं और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। तो मुझे काफ़ी कमेंट आए हैं, काफ़ी क्वेरीज हैं आप लोगों की। तो इस वीडियो में हम उन सारे कमेंट्स का, और ऐसा नहीं है कि सारे कमेंट्स सेम हैं, सारे कमेंट्स अलग हैं, तो अच्छा है कि आप लोग को सारी नॉलेज हो जाएगी और उससे पता चल जाएगी कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं और क्या होने वाला है, ठीक है। और इसमें मतलब पहले मुझे काफ़ी लोग ने पूछा है कि मैम मुझे टॉपिक्स बता दो इम्पॉर्टेंट। तो टॉपिक की जो वीडियो है वो अलग आएगी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत बड़ी है, तो अगर मैं उसको इसमें ऐड ऑन करूँगी तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो अभी मैं बाकी कमेंट्स क्लियर करती हूँ, कल की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से, वैसे आपको पता है कि सिलेबस क्या है 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, तो उसके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं। अभी हम कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसके आंसर्स करते हैं, ठीक है। तो पहला कमेंट मुझे लिखा था किसने कि फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज़। तो सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री के मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चंस बता दूँ, ठीक है। मैं आपको ऐसा कर सकती हूँ कि अगर आप चाहो तो आप सर्च करके, ठीक है, या फिर मैं ऐसे कोई वीडियो बना दूँगी, अगर आप चाहते हो तो मुझे बता देना। तो सर्च करके पिछले साल के और फिर 2023-2024 के जो एंट्रेंस हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर निकाल के उसमें देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं बता सकती, भाई मैंने क्वेश्चन बता दिए और वो नहीं आए तो आपको अगर भाई उसने मुझे ऐसे बताया था बट नहीं आया, तो क्वेश्चन बताना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं टॉपिक बता सकती हूँ, हाँ मैं टॉपिक पक्का बताऊँगी, सारे चैप्टर्स के टॉपिक बता सकती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इतना तो अब है कि भाई पता चल जाता है कि टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हम नीचे से स्टार्ट करें, ठीक है, जिससे पहले गया था तो उसका पहले, द मिनिमम कितना टाइम मिलेगा फॉर्म निकलने के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होने के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो, अगर 15 को कोई अपडेट आता है तो मैक्स टू मैक्स, वैसे तो 15 डेज़ भी नहीं देते हैं फॉर्म भरने के लिए, 1 महीना देते थे एक टाइम पे। तो अगर चलो मान लो उन्होंने 15 डेज़ दे दिया आपको फॉर्म फिल करने के लिए, तो 1 मंथ या 20-25 दिन तो मिलते हैं, मतलब 15-20 दिन तो मिलते हैं, मान के चलो आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। टाइम तो लगता ही है कि देखो फॉर्म फिल होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, इतने लोग करेंगे, सर्वर बिजी आएगा, तो आधे दिन यहाँ चले गए। फिर वो एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे, बहुत लेट है वैसे भी यूनिवर्सिटी से एडमिट कार्ड रिलीज़ करने में टाइम लगाएगी। तो मान कर चलो जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी के हाल है, आपको 1 महीना बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आपको मिलेगा एग्ज़ाम को कंडक्ट होने से पहले। तो आप जो भी प्रिपरेशन वगैरह है, कुछ भी छूटा है तो आप वहाँ पे उस टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज फॉर्म रिलीज़ हुए तो 1 हफ्ते बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम वो देती ही है क्योंकि उसे पता है कि नहीं होगा उनसे इतनी जल्दी, तो फिर थोड़ा टाइम तो वो देगी, ठीक है। नेक्स्ट है, दी हल्द्वानी के लिए ओबीसी में कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ना ओबीसी, इसी में और क्वेश्चंस भी थे तो उसको कवर कर लेते हैं। जैसे पहले पूछा है कि दी ओबीसी बीएससी नर्सिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, फिर पूछा है कि हल्द्वानी में अगर आपको कॉलेज चाहिए तो ओबीसी में कितनी रैंक चाहिए होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ऐसा होता है कि कट ऑफ जाती है, ठीक है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि 50 से भी कम वालों की काउंसलिंग हो गई थी। वो इसलिए हुई थी क्योंकि कट ऑफ बहुत कम गई थी, तो उनने 50 से भी जो कम मार्क्स वाले हैं उनको भी एड ऑन कर लिया था, ठीक है। तो इसलिए उनको काउंसलिंग करवानी पड़ी क्योंकि सीट तो फिल करनी थी ना, 45 सीट्स। अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, सपोज़ कट ऑफ चली जाती है आपकी 80+, ठीक है, तो 80+ में आप सोचो 45 ऐसे करके सीट्स चाहिए हर 9 कॉलेजेस में। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, अब सबको देना है, ओबीसी को देना है, SC/ST को देना है, कोटा स्टेट कोटा को देना है, वुमेंस, ठीक है, रिजर्व जो भी अनरिजर्व्ड होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, और ऐसे करके होते हैं, EWS वाले अलग होते हैं।
तो उनके लिए उन लोग को सीट्स करनी है ना, तो इसलिए वो क्या करेंगे, कट ऑफ अगर हाई चली जाती है तो फिर बच्चे कम चाहिए होते हैं तो 50 वाले काउंसलिंग करवाते हैं, और अगर कट ऑफ बहुत लो गई हुई है तो उनको और एड ऑन करने होते हैं। तो डिपेंड करते हैं कट ऑफ क्या चाहती है। अगर आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी तो 50 प्लस ही काउंसलिंग होगी, और अगर कट ऑफ बहुत कम जाएगी पिछले साल की वजह से तो फिर 50 के नीचे भी जितने नंबर होंगे 30। पहले टाइम पे ऐसा होता था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, उससे पहले ऐसा नहीं था कि 50 नंबर हैं तभी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था आई थिंक, या फिर आई डोंट नो क्यों। तो उस टाइम पे ना 35 ऐसे वालों को भी मिल जाते थे कॉलेज, और वो भी अच्छे मिलते थे। SC/ST कैटेगरी में 35 नंबर पे भी हल्द्वानी मिल जाता था। तो ऐसा होता है, तो कट ऑफ डिपेंड करती है। अब हम बात करें कि OBC में कितना है, तो अगर देखो 50 से अबव की काउंसलिंग हो रही है तो आपको 50 प्लस यानी कि 55 60 मैक्स टू मैक्स OBC का 60 हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बट आपको 50 से ट्राई करना है भाई। हम ऐसा लेके तो नहीं चल सकते नहीं कट ऑफ हाई जा रही है कम जा रही है, हमें पूरा ये देखना है कि भाई मेरे 50 से अबव ही आने चाहिए। और अगर कट ऑफ लो चली जाती है तो फिर वो तो बहुत अच्छी किस्मत है ना, तो फिर 50 से नीचे आए होंगे तो फिर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। OBC SC/ST कैटेगरी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर 50 से ऊपर कट ऑफ जा रही है तो 50 प्लस ही आप ले आते हो ना, तो आपको कोई भी आपकी चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो कैटेगरी का ही सारा खेल है, तो मिल जाता है। दिक्कत होती है जनरल वालों का, जनरल वालों का ऐसा होता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, ठीक है। जैसे मुझे ही इतनी रैंक में मेरे को हल्द्वानी नहीं मिल पाया, मुझे मिल जाता बट आई डेंट हैव एनी आइडिया अबाउट द मॉप अप राउंड। मुझे नहीं पता था, ना मैंने कोई ऐसे चैनल देखा था, ना मुझे कुछ ऐसा पता था कि भाई ऐसे चैनल्स भी हैं वो बता रहे हैं कि काउंसलिंग ऐसे करना। मैं खुद से ही करने में लगी थी, ना मेरे ऐसे भैया लोग ने हेल्प की थी, बट ऐसे मॉप अप राउंड का नहीं पता चला कि 500 रुपये देके हम मॉप अप भी करा सकते हैं। तो और एडमिशन हम ऑलरेडी करके आ गए थे, तो फिर हमने कहा भाई अब जो मिल गया ऐसा वाला। तो ठीक है, यही है कि OBC में आप अगर 50 से अबव वाली काउंसलिंग होगी तो आपको 50 प्लस लाना है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर 50 से कम, अगर ऐसा है कि भाई कट ऑफ बहुत लो चलेगी तो आपको फिर 40 45 35 ऐसे में भी कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दी लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। जनरल कैटेगरी की हमेशा ही कट ऑफ ऐसा नहीं है कि कम हो ज़्यादा हो, तो उनको तो हमेशा 60 प्लस ही लाने होते हैं। 65 प्लस भी चाहिए होते हैं कभी कभी, अच्छा कॉलेज चाहिए। 3 कॉलेज, एक अल्मोड़ा, दून, हल्द्वानी, ठीक है। ऐसे कॉलेजेस के लिए आपको 65 से भी अबव नंबर चाहिए, मतलब 65 प्लस होने चाहिए आपके, तभी आपको हल्द्वानी जनरल कैटेगरी में कट ऑफ हाई जाए या ना जाए, लेकिन आपको 65 से अबव ही मार्क्स चाहिए, तब आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। बाकी के भी जो कॉलेजेस, ऐसा नहीं है कि चंपावत, पिथौरागढ़ अच्छा कॉलेज नहीं है, आप उसको भी अपनी प्रायोरिटी में रखना, ठीक है। वो प्रायोरिटीज़ वाले हम काउंसलिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी ऐसा है कि जनरल को 60 प्लस मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए अगर उन्हें गवर्नमेंट सीट चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट है दी प्लीज़ कट ऑफ के बारे में बता दो। कट ऑफ मतलब वही है, मतलब डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। अगर एग्ज़ाम टफ आता है तो आपकी कट ऑफ लो जाएगी, अगर एग्ज़ाम बहुत इजी आता है तो कट ऑफ अपने आप ही ऊपर चली जाएगी ना। और ऐसा होता है कि जैसे मेरी ही रैंक थी, उसी में ही 20-25 लोग की सेम रैंक थी, सेम नंबर थे। सपोज़ किसी के 70 नंबर हैं, चलो ये तो बहुत ज़्यादा नंबर है, तो ये चलो 10 होंगे, बट किसी के 60 हैं, 61, 60 वालों के ही 10 लोग होंगे, 61 वाले 20 लोग होंगे, 62 वाले, ऐसे करके ना रैंक नीचे नीचे चली जाती है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ पे डिपेंड करता है। जनरल वालों को बहुत कट ऑफ की मार्क्स की ज़रूरत है, 65 प्लस होने चाहिए जनरल वालों के, 60 प्लस भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, SC/ST वालों को 50 प्लस में भी कॉलेजेस मिल जाते हैं, तो उन्हें बस ये है कि 50 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और अच्छा है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आई थिंक इतना आप कवर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हेलो दी, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम से दून यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा क्या, और फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सेम एज अदर गवर्नमेंट कॉलेज और डिफरेंट। हाँ, इस कॉलेज से दून यूनिवर्सिटी स्टेट जो कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग का, तो दून का, उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। होप उसी के बारे में बात हो रही होगी, क्योंकि हमारे 9 कॉलेजेस है, दून में है और हल्द्वानी में है, अल्मोड़ा में है, चमोली, पिथौरागढ़, एक नया रुद्रपुर में खुला है, डोब, ठीक है, इधर साइड है।
तो फिर आपको मिल जाएगा वहाँ एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं है, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही मिलेगा। और दूसरी चीज़, फीस स्ट्रक्चर सेम होता है हर कॉलेजेस का, चाहे वो अल्मोड़ा का हो, चाहे वो दून का हो, चाहे हल्द्वानी का हो, फीस स्ट्रक्चर सेम है। आप मैं ऊपर एक लिंक दे दूँगी या फिर कमेंट में एक लिंक दे दूँगी, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, कितना है। मैक्स टू मैक्स 11,000 आपका पर ईयर है, तो बहुत सस्ता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है दी, ये बता दो कि नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, जब नर्सिंग के फॉर्म रिलीज़ होंगे तभी आपके पैरामेडिकल के भी और एएनएम जेएनएम के भी रिलीज़ होते हैं, मतलब साथ ही होते हैं। और ऐसा कम चांस होता है कि आगे पीछे रिलीज़ होते हैं, मेरे ख्याल से तो साथ ही होते हैं, मुझे तो याद नहीं है, साथ ही रिलीज़ होते हैं। तो जिसको एग्ज़ाम, पर ऐसा होगा कि अगर कोई इंसान बीएससी नर्सिंग भी भर रहा है, पैरामेडिकल भी भर रहा है, एएनएम जेएनएम भी भर रहा है, तो अलग अलग दिन वो एग्ज़ाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही के दिन सारे एग्ज़ाम है तो बंदा कैसे ही जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग होते हैं। और पैरामेडिकल भी आपकी जो भी नोटिफिकेशन बीएससी नर्सिंग के लिए आएगी, वही नोटिफिकेशन आपकी पैरामेडिकल्स के लिए भी आएगी, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम जो होंगे वो एक साथ ही कंडक्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा है, हरिद्वार में भी है कॉलेज। हरिद्वार में तो ऐसा कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, बट हरिद्वार में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है दी 11th एंड 12th का पूरा आएगा या फिर कोई पर्टिकुलर सिलेबस है, आई मीन कुछ चैप्टर्स रिमूव हुए हैं या सारा पढ़ना होगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये सीबीएसई बोर्ड है तो हमारे इस बार बोर्ड में कुछ चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो इतना कुछ ध्यान नहीं देते कि रिमूव करने हैं, वो सारे ही चीज़ें देंगी। 11th-12th का सारा ही सिलेबस आता है, मतलब सिलेबस सारा है, ऐसा कुछ नहीं कि उसमें चीज़ें रिमूव है, लेकिन ये है कि कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर से आता है, कुछ चैप्टर से कुछ भी नहीं आता, तो उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी तो मैं इतना डीप नहीं बता सकती कि क्या आ सकता है, लेकिन मैं थोड़ा बायो का बता सकती हूँ ओवरव्यू, कि जेनेटिक्स से आता है, जो इनहेरिटेंस वाला चैप्टर नहीं, मेंडल वाला, तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सेल डिवीज़न, जो भी मेटाफेस एनाफेस वाली चीज़ें वो पूछ लेते हैं, बहुत ईजी पूछते हैं। जैसे जेनेटिक्स की थ्योरी किसने दी थी, इस टाइप के मेंडल वगैरह से आ जाते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन से आता है, और प्लांट एंड एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन से आता है, और बायोडाइवर्सिटी से आता है। तो अभी कल की जो वीडियो होगी वो सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ही होगी, तो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और कल आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि कल मैं सब्जेक्ट्स का डिस्कस करने वाली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं थोड़ा इसको स्किप कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी पैरामेडिकल के लिए कितने मार्क्स चाहिए जनरल को, जनरल कैटेगरी में अप्रॉक्स, और उसे भी ऐसे मिनिमम मार्क्स का होता है क्या, काउंसलिंग में आना है तो इतना लाना पड़ेगा। यार देखो, जनरल कैटेगरी चाहे पैरामेडिकल की हो, एएनएम जेएनएम की हो, बीएससी नर्सिंग की हो, उन्हें ज़्यादा ही मार्क्स चाहिए। उनको 50 भी नहीं मैं बोल सकती, रिस्क नहीं ले सकते, 60+ उन्हें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और उसका भी यही डिपेंड करता है, उसका भी कट ऑफ का डिपेंड करता है, लेकिन मैंने उसका ऐसा सुना नहीं है कि 50 से ऊपर ही काउंसलिंग होगी, तो शायद पैरामेडिकल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो होता ही थोड़ा सा है, उसमें लोग पार्टिसिपेट भी थोड़ा कम करते हैं आई थिंक। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि इतने 50 से ऊपर ही काउंसलिंग होगी, वो नर्सिंग में ही होता है। और दूसरी चीज़, कट ऑफ जनरल की बात करेंगे तो जनरल को सोचना ही नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, उन्हें 60+ ही लाने हैं एनी हाउ, तभी उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा की ट्राई करोगे ना कि मेरे को 65-70 लाना है, तब अगर आप 60 आ जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कम लेके चलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा लेके चलना है, ठीक है। लास्ट ईयर तो 50 से कम वाले भी काउंसलिंग करवा सकते थे, इस बार से रूल चेंज हो गया क्या मैम, प्लीज़ टेल मी। मैंने वही बोला ना कि कट ऑफ से रिलेटेड वो चीज़ हुई थी, पिछली बार कट ऑफ कम गई थी, इसलिए आपको कम लोगों को भी उन्होंने बोला कि चलो भाई इनको भी आने देते हैं, इनको भी हम काउंसलिंग करवा देते हैं। और अगर उससे पिछले साल कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी, तो उनके पास इतने लोग थे, 50 से अबव वाले ही इतने सारे थे, तो उनके लोग था कि भाई कैसे वो चीज़ की जाए। तो यही है कि आपका डिपेंड करता है कट ऑफ में, ऐसा कोई रूल नहीं है, रूल हर साल चेंज होगा। अगर कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो इस पर डिपेंड करेगा। बाकी होता तो वैसे ऐसे है कि 50+ ही जाए हो जो भी है, तो देखते हैं फिर इस बार क्या होता है। हेलो दी, बीएससी नर्सिंग में हमें कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंप्यूटर का और नॉलेज होना ज़रूरी है।
मतलब मुझे भी ऐसा कुछ ऐसा खास नॉलेज नहीं है, ना मैंने ऐसा कोई कोर्स किया है कंप्यूटर का जो लोग करते हैं 6 महीने का। मतलब ऐसा है कि एक तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है नहीं, ठीक है। ये OMR बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, OMR बेस्ड एंट्रेंस है। आपको जाना है, जैसे आप बोर्ड में गोले बना के OMR शीट भरते हो वैसे फिल करनी है, आंसर्स उसमें टिक करने हैं, दैट्स इट। ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड होता तो हाँ थोड़ा हम बोल सकते थे कि यार कैसे करना है, स्क्रीन टाइम क्या है, कैसे करेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा छूट ना जाए क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीधे OMR जानी है, अपनी डिटेल्स भरनी है, रोल नंबर जो भी एडमिट कार्ड में होगा उसको करना है और बस ये करना है। तो कंप्यूटर की नॉलेज होना ना होना इज़ नॉट मेक अ बिग डिफरेंस। दूसरी चीज़, अगर आप अभी फ्री हो, अभी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, तो 1-2 घंटा निकाल के आप लोग, अगर आपके पास कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप वगैरह भी है, तो आप उसमें देख सकते हो कि कितनी कौन सी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि कॉलेज जाके मे बी आपकी स्मार्ट क्लासेस हो तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है, PPT कैसे बनानी है, ठीक है। अभी आप सीख सकते हो कि PPT कैसे बनानी है, प्रेजेंटेशन कैसे फॉर्म करते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशंस वगैरह काफ़ी होते हैं कॉलेजेस में। तो बस इतना ही यूज़ है कंप्यूटर का, ऐसा कुछ है नहीं। द EWS कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा? EWS कैटेगरी के लिए तो बहुत अच्छा, मतलब ठीक है, 10% उन्हें रिजर्वेशन काइंड ऑफ मिलता है। अगर EWS में ऐसा होता है कि अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं, सपोज 60 मार्क्स हैं, पर जनरल कैटेगरी के लिए आपको 60-50, फिर भी आपको 50+ तो चाहिए ही, तब आपका EWS में फ़ायदा हो जाएगा। मतलब ऐसा होता है कि जितनी आपकी रैंक है तो EWS आपके पास होगा, तो आपके पास ऐसा होगा कि भाई जो मुझे कॉलेज चाहिए मेरे को वो मिल जाएगा। काउंसलिंग में हम बहुत सारी प्रायोरिटीज़ डालते हैं। अगर आपका EWS है, मार्क्स भी अच्छे हैं, रैंक भी अच्छी है, तो आप सीधे एक ही कॉलेज डालोगे ना, दून की मुझे दून चाहिए तो आपको दून मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें वो करनी पड़ेगी। तो EWS का बहुत फ़ायदा है। सेफ स्कोर यही है कि उसमें भी आपको मतलब 55 और 60+ तो चाहिए। जनरल कैटेगरी में हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, तो मेक श्योर कि आप 50+ तो लाना ही है ना, ये सोच के चलना है कि काउंसलिंग नहीं होगी, वरना 60+ आपको चाहिए। नेक्स्ट है दी स्टाइपेंड, बता दीजिए मिलता है या नहीं, और मिलता है तो वो कितना? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। स्टाइपेंड कुछ नहीं मिलता, वी हैव ट्राइड अ लॉट, ठीक है। हमने, हल्द्वानी वालों ने, दून वालों ने काफ़ी ट्राई किया, हमारे सीनियर्स ने बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखी हैं, अभी भी उस ग्रुप में हम लोग ऐड हैं कि स्टाइपेंड के लिए कुछ कीजिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्टाइपेंड अभी तक नहीं मिल रहा है इंटर्नशिप के टाइम पे। बट आई थिंक कि ऐसा होना चाहिए कि भाई हमें इंटर्नशिप में तो स्टाइपेंड मिलना चाहिए, जिससे कि हम लोग को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि यार अब हम बहुत नर्सिंग जॉब कर रहे हैं, अब हम सर्विस कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी को मिलता है कुछ चीज़ तो उसको अच्छा ही लगता है ना कि इंटर्नशिप से हम लोग चीज़ें अर्न कर रहे हैं। तो बट स्टाइपेंड का कुछ सीन नहीं है अभी तक। होप सो कि कुछ हो जाए, बट मुझे लगता है मेरे पास आउट होने के बाद भी कुछ होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। बट स्टाइपेंड नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं सोचना है कि स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड नहीं है गाइस। मैम कोई बुक बता दो जिससे BSc नर्सिंग के पेपर निकाल दूँ। ओके, ऐसी कोई बुक नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिकली BSc नर्सिंग, उत्तराखंड BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की से कोई बुक नहीं आई आई थिंक। तो बेटर है कि आप 11th-12th अभी पास आउट किया होगा, बुक्स तो आपके पास होंगे, आप उसको थॉरोली पढ़ो, कहीं से क्वेश्चन पेपर उठाओ, कहीं से देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ChatGPT का यूज़ करो, यूट्यूब वीडियोज़ देखो, बाकी इसी से ही आप क्लियर कर सकते हो। क्योंकि ऐसी बुक नहीं है जिससे आप पर्टिकुलरली उस चीज़ को पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है दी आपके कितने मार्क्स थे? बहुत बार मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, मेरे मार्क्स थे 68 जनरल कैटेगरी, और मेरी रैंक थी 112, ठीक है। दी टॉपिक्स बता दो प्लीज़। मैं टॉपिक कल बताऊंगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो अभी सारे कमेंट फिर हो नहीं पाएंगे। तो कल आपके टॉपिक्स आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, ओके। PCB के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कल मैं आपको बताऊंगी सारे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, और इंग्लिश के भी मैं आपको बता दूंगी, नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी मैं आपको बता दूंगी। और हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आप लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश हम कहाँ से पढ़ें, नर्सिंग एप्टीट्यूड हम कहाँ से पढ़ें। तो जहाँ से मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, मतलब जिन सर ने मुझे इंग्लिश पढ़ाया था, तो मैं उनसे बात करती हूँ, अगर वो फ्री होंगे तो आपको इंग्लिश के लेक्चर्स वो प्रोवाइड कर देंगे।
तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि किन किन को इंग्लिश के लेक्चर्स चाहिए, क्योंकि आपका इंग्लिश क्लियर हो जाएगा तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए। और आई एम श्योर कि वो जैसा पढ़ाते हैं उससे आपकी इंग्लिश पक्का क्लियर हो जाएगी और आपके क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना किस किस को इंग्लिश के लेक्चर्स चाहिए। और वीडियोज़ जो होंगी वो बहुत ज़्यादा छोटी होंगी। छोटी मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की। एसएप वो वीडियोस होंगी और आपका जो भी कंसेप्ट है एक्टिव पैसिव को लेके, इनडायरेक्ट डायरेक्ट को लेके, क्योंकि अगर आप 24-23 के एग्जाम पेपर देखोगे तो उसमें एक्टिव पैसिव आया है। एंटोनियम सिनोनिम्स की कोई क्लास नहीं है, क्योंकि ये तो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। दिन के अगर आप 50 भी पढ़ते हो तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो एंटोनियम सिनोनिम्स हो गए, आइडियम्स फ्रेजेस हो गए, एक्टिव पैसिव, मतलब 2-3 क्लासेस होंगी मैक्स टू मैक्स, क्योंकि मैं उनसे बात करती हूँ, फिर आप उनके लेक्चर्स देख सकते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किन किन को इंग्लिश की क्लास चाहिए और उनसे उनकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। So that's it for the videos. Hope you all like this video. If you are new in this channel, make sure you subscribe my channel for more upcoming videos. Thank you so much for watching. और हाँ, कोई भी क्वेरी अगर कुछ छूट गई हो तो आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं। मैं कल टॉपिक्स के साथ उन कमेंट्स को भी ऐड करके आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।